नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में द स्पीकिंग बुक शो के। आशा करती हूं आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे, जहां किताब हमारी हीरो है और ऑथर उसका रिप्रेजेंटेटिव। अपने सवालों के जरिए हम कोशिश करते हैं कि उस किताब की स्टोरी, इमोशंस, जर्नी को आप लोगों तक ला पाए। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। आज जिस बुक के बारे में हम बात करेंगे उस बुक का नाम है टेक्सटाइल डिजाइन्स अनवील्ड बाय मीना केतन पटनायक। This book takes readers through a journey as they explore the fascinating history of textiles in various civilizations around the globe. So, without wasting any further time, let's call the author Mr. Meena Ketan. नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। सर स्वागत है आपका इस शो में। कैसा लग रहा है आपको? आज आप अपनी बुक की आवाज बनकर हमारे साथ जुड़े हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। जी, तो सर आपके हिसाब से इस किताब ने आपको अपना लेखक क्यों चुना? एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस, इसके साथ बहुत सारा इमोशन जुड़ा है, क्योंकि मैंने एक डिज़ाइन शो क्यूरेट किया था, तो उसमें करीब 30,000 टेक्सटाइल डिजाइन्स थे। तो जो डिज़ाइनर थे वो थोड़ा ओल्ड एज हो गए थे, उनका जो लाइफ के थोड़ा लास्ट एज में थे। तो जब मैं उनका काम देखा तो मुझे लगा कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उनमें से मैं सिर्फ 100 डिजाइन सिलेक्ट किया हूँ, लेकिन मैं जब उसको प्रपोजल किया तो वो बहुत खुश हो गए। तो चलो कम से कम मेरे जाने के बाद किसी ना किसी का काम में तो आए, क्योंकि वो इंडिया के बनारस जो टेक्सटाइल जोन है, फिर सिक्किम है, मणिपुर है, तमिलनाडु में है, और फिर उड़ीसा में है। ऐसे 4-5 जोन में वो काम किए हैं एज ए डिज़ाइनर। तो उनका वो जो इनपुट्स थे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थे, वो मेरे साथ शेयर किए। तो मुझे लगा इसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वहाँ से शुरुआत हुआ किताब बनाने का। वेरी इंटरेस्टिंग सर कि आपने डिफरेंट रीजन्स के लोगों से बात करके काम करने की कोशिश की, और वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। सो जब कोई रीडर इस किताब को पढ़ेगा सर, जैसे इस किताब में वो क्या जर्नी देखेगा, मतलब बेसिकली इस किताब से वो क्या जान पाएगा? एक्चुअली इसको काम शुरू करने से पहले मैं बहुत कुछ डाटा कलेक्ट किया कि कौन कौन किताब पढ़ रहे हैं, तो या किसको किताब चाहिए। तो इसलिए मैंने देखा कि बहुत सारे कैटेगरीज के रीडर हैं, जैसे कि हो गया स्टूडेंट लोग हैं, जिनके पास बहुत जोश रहता है कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए, क्योंकि गूगल पे सब कुछ नहीं मिलता है, गूगल आंटी सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकती। फिर दूसरी बात हो गया जो लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे सोच लीजिए वीवर्स से, मर्चेंट से, और क्योंकि मैं जितना इनपुट लिया हूँ, इन लोगों का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है मार्केट को ग्रो करने में। फिर दूसरा देखा कि उसके साथ जो कल्चरल, जो आर्ट एंड कल्चर का जो बहुत सारे क्या कहते हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, उसको भी मैं चेष्टा किया, कोशिश किया उसको कनेक्ट करने के लिए। फिर मैं देखा कि जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काफ़ी टेक्सटाइल में, क्योंकि कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से कपड़ा की जरूरत पड़ती है, जब तक उसका मौत होता है। तो जो कपड़ों का जो चक्कर है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, वो उसका कोई भी अंत नहीं होगा। कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ए आ जाए, कुछ भी आ जाए, कपड़ा का अल्टरनेट नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा कि तो वही जो वेरियस जनरेशन के लोगों के लिए मैं कुछ बनाऊं और थोड़ा सिंपल रखूं, ताकि सबके काम में आए। जी। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली सर कि कपड़ों का कोई अंत नहीं होता, वो चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक एल्डरली इंसान हो, उन सबको कपड़ों की जरूरत तो है, चाहे कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, चाहे कोई एआई आ जाए। डेफिनेटली आई एम श्योर कि जो कपड़े हम यूज करते हैं उसकी जानकारी होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी स्टूडेंट के लिए हो, किसी मैन्युफैक्चरर के लिए हो। जब आपकी किताब के पन्ने लोग पलटेंगे तो आपकी किताब के पन्ने कौन से इमोशंस कैरी करते हैं सर?
मैं जब मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, मतलब जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, उसमें मैं कल्चर को लिया हूँ। जैसे कि हमारा जो सिविलाइजेशन वगैरह है, तो कपड़ा कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ। जैसे कि हमारे इंडिया में हमारा सिलाई सिस्टम नहीं था, स्टिचिंग सिस्टम नहीं था। हम लोग यहाँ वस्त्र कहते हैं, अंग वस्त्र कहते हैं, मतलब क्या उसको उसको क्या ओढ़ते हैं हम लोग। इसके धोती हो गया, साड़ी हो गया, तो क्या हम लोग ओढ़ते हैं उसको, मतलब उसमें 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 नॉट हो सकता, लेकिन बटन नहीं होता है, सिलाई नहीं होता, स्टिचिंग नहीं होता है। तो उस ज़माने में क्योंकि वो उसको एक तरह का वर्शिप होता है, जो वो वीवर जब सिलाई करता है, यहाँ तक बुद्धिज़्म में भी वही बात है, वो पहले वो धागा को पूजा करते हैं, फिर वो वीविंग करते हैं। तो ये रिचुअल है। तो इसीलिए जैसे कि चावल हो गया, चावल मतलब जब बनता है, तो जो रॉ चावल होता है उसको पूजा में यूज़ किया जाता है। जैसे खीर हो गया, जो पूजा में यूज़ होता है। लेकिन जो चावल प्रोसेस होता है, वो पूजा में यूज़ नहीं होता है। इस तरह से कपड़ा मतलब क्या, वो प्योर होता है जब वो नॉर्मल रहता है, जब स्टिच होता है तो फिर वो क्या प्रोसेस्ड हो जाता है, तो उसका यूज अलग हो जाता है। इसलिए हम लोग जब पूजा में बैठते हैं, तो क्या हम स्टिच वाला कपड़ा नहीं पहनते हैं, अंग वस्त्र पहनते हैं, चाहे धोती हो, गमछा हो, उत्तरीय हो। हाँ, तो ऐसे तो वहाँ से मैं शुरू किया कि हमारा हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है वस्त्रों के। जैसे हम लोग हवन में बैठते हैं, तो कहते हैं सूत्रदान, और कपड़ा नहीं तो एक धागा दान कर दो, कहते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने शुरू किया कल्चर से, फिर उसको मम्मीफिकेशन से ऐड किया, जो हमारा जो ग्रीक कल्चर से, मिस्रियन कल्चर से, तो वहाँ कपड़ा कैसे रोल किया। फिर उसमें मैं महाभारत को, रामायण को भी थोड़ा लिंक किया, फिर आयुर्वेद को लिंक किया थोड़ा, कि मतलब जो हमारा जो बैंडेज होता था पहले के ज़माने में, जो ऑपरेशन होता था, मैं चरक संहिता की बात कर रहा हूँ, तो उस बात को भी थोड़ा लिंक करने की कोशिश किया, जितना हो उसका थोड़ा-थोड़ा करके टच किया। जी, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस किताब में लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसे सिविलाइजेशंस जैसे-जैसे बदलती गईं, वैसे-वैसे कपड़ों का वे ऑफ कैरिंग कैसे बदलता गया। जैसे कि पहले स्टिचिंग नहीं होती थी, फिर कैसे स्टिचिंग पिक्चर में आई, या उससे भी पहले जैसे रामायण, महाभारत के टाइम पे क्या कपड़ों का चलन था। सो आपने सब कुछ कवर करने की बेसिकली इस किताब में कोशिश की है। जी। तो सर, हर किताब की इच्छा होती है कि वो रीडर्स तक पहुंचे, पब्लिश हो। तो जब ये किताब पब्लिश हुई, तो इस किताब को कैसा लगा? मेरे ख्याल से क्योंकि मैं जब मैं इसका ये किताब बनाने की सोच रहा था, तो मुझे आप लोगों की तरफ से इनपुट आया कि इसको ग्लोबलाइज करो, ताकि रीडरशिप बढ़े। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा उसमें बहुत सारे चेंजेस में लाया, और कुछ चीज़ें भी निकाल दिया। और इसलिए उसमें मैं बाकी जो वेस्टर्न कल्चर और चाइनीज़ और बाकी चीज़ों को भी लिंक किया। पहले मैं सिर्फ इंडियन कल्चर को लिंक किया था, फिर बाद में उनका जो फिलोसफी है उनका, उसको भी थोड़ा लिंक करने की कोशिश किया। बाद में फिर धीरे-धीरे मशीन एज आ गया, फिर ये क्या फैक्ट्री वगैरह आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो वो फिर ग्लोबलाइज हो गया ऑटोमेटिकली। इसलिए मैं कोशिश किया उसको थोड़ा ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू में उसको रखे टेक्स्ट को। सो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर कि आपने सिर्फ इंडियन कल्चर को ही कवर नहीं किया, आपने ग्लोबलाइजेशन को भी बेसिकली ये बुक का पार्ट है, जिसमें वेस्टर्न कल्चर भी आ रहा है और इंडियन कल्चर भी आ रहा है। सो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस बुक के बारे में, जिस बुक का नाम है टेक्सटाइल डिजाइन अनवील्ड। और मीना केतन जी हमें ये बता रहे हैं कि ये किताब क्या कहती है और इस किताब से लोग कैसे जुड़ सकते हैं। सर, किताबों से जुड़ते हैं लोग, राइट? तो इस किताब को पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा किस चीज से जुड़ेंगे लोग? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ये लोग जो हमारा जो क्राफ्ट्समैनशिप जो है, जो नक्काशी जिसको कहते हैं उर्दू में, हाँ, और जिसमें जो एस्थेटिक्स होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्थेटिक्स, उनका जो सौंदर्य बोध, तो उसको वो पहले फील करेंगे। फिर देखेंगे उसको कैसे जो वीवर लोग कितना सेंसिटिवली उसको वीविंग करते हैं, वो डिज़ाइन को कैसे कन्वर्ट करते हैं टेक्सटाइल में। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि वैसे तो हम लोग कहते हैं कि वो कारीगर लोग हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारे वैसे जो क्या कहते हैं, जो शार्प क्वालिटीज़ है उनके, जो अंडरस्टैंडिंग में, ऑब्जर्वेशन में, तो डिज़ाइन को कोशिश करते हैं 99% लाने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ तक भी मैं देखा हूँ कि हमारे यहाँ मैं तो उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ जगन्नाथ जी का जो कल्चर है, तो हमारे जगन्नाथ जी जो हर दिन रात को जो कपड़ा पहनते हैं, तो उसको कहते हैं खंडुआ पाटा। पाटा मतलब सिल्क, तो खंडुआ मतलब उसमें जो गीता गोविंद का वीविंग हुआ है,
2 लाइन, 2 पंक्तियाँ। अब सोचिए कैलीग्राफी है, वीविंग में कैलीग्राफी हुआ है, ब्रश में नहीं लिखा है, धागा से हुआ है, वीविंग किया गया है। तो अब सोचिए वो कारीगर कैसा काम करता है। तो 2 लाइन पूरा रहेगा, दही पद पल्लवा ऐसे करके, हाँ। तो वो जी, उसको वो हर दिन रात को पहनते हैं, फिर सुबह को वो चेंज होता है, फिर नया हर दिन नया उनका कपड़ा आता है। तो उनके लिए आप ऐसे, हाँ, तो कितना आप मुश्किल है उनके लिए ये सोचना भी कि आप कैसे-कैसे हमें सोचिए, डिजाइनिंग करनी है। जी। जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कारीगरों के लिए भी ये समझना मतलब ये बुक उनके लिए भी काम आ सकती है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स पे काम कर सकते हैं। सो हर हर इंसान हो या किताब हो, सबको फीडबैक की ज़रूरत तो ज़रूर होती है सर। सो इस किताब को पहली बात तो कैसे फीडबैक मिले और उन फीडबैक से इस किताब को कैसा लगा? मैं जब इनिशियल स्टेज में जब मैं रिसर्च कर रहा था, वो किताब का कुछ मैं डेवलप किया था। तो मेरा हमारे यहाँ एक लिफ्ट है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो मैं वहाँ एक विजिटिंग में गया था, मैं वहाँ क्लास लेने गया था। तो मैंने बच्चों को दिखाया, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड बोले कि सर हमको कॉपी चाहिए, हमको कॉपी चाहिए। तो मैं समझ गया कि ये बच्चों का काम में आएगा। वहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि इनको भी ऐड करना है, जो स्टूडेंट लोग उनको भी ऐड करना है, ताकि उनके पास भी पहुँचे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है, जो कुछ भी है, जो मतलब जो क्राफ्ट्समैनशिप जो कुछ है। इसलिए मैं उनके कैटेगरी को भी ऐड किया उसमें, ताकि इसलिए मैं बहुत सारे इमेजेस को भी दिया ताकि वो उनको ट्राई कर सके, कि उनको मालूम पड़ सकता है कि मतलब 80s में क्या हो रहा था, 90s में क्या हो रहा था, मतलब 20th सेंचुरी में क्या हो रहा था, मतलब डिजाइनिंग में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में। तो उनको भी सिर्फ थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाएगा। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर कि आपने सिर्फ कपड़ों की एक नॉलेज नहीं दी। बेसिकली ये किताब कैरी करती है पूरी एक जर्नी को फ्रॉम की 90s में, जैसे आपने बताया कि 80s में कैसे होता था, 90s में कैसे होता था, अब कैसे होता है, कैसे कारीगर उसे डिजाइन करते हैं, कैसे वीव करते हैं। सो आई थिंक ये किताब कैरी करती है एक पूरी जर्नी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, करेक्ट? जी। जैसे हर किताब है, जब किताब बन रही होती है तो बहुत सारे सवाल भी आते हैं मन में कि पता नहीं ये किताब अपने रीडर्स को